नाजरीन, 5 माह की तबाहकुन जंग के बाद अमेरिका अब एक ऐसे हरज मुआदे के करीब खड़ा है जिसे वो जंग शुरू होने से पहले कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। ईरान और ओमान ने आबना हरमज से गुजरने वाले नए बहरी रास्तों के कोऑर्डिनेट्स तय कर लिए हैं और मुजवजा इंतजाम के तहत खलीज में दाखिल होने वाले जहाज ईरानी पानियों और ईरानी निगरानी में गुजर सकते हैं। ईरान जहाज़ों से 5 से 7% तक चार्जेस चाहता है, जबकि ओमान 3% चार्जेस की बात कर रहा है और अमेरिका कहता है कि ना ईरान का कंट्रोल कबूल होगा और ना ही ईरान की इजाज़त दरकार होगी। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि कोई लाजमी फीस यहां पर वसूल नहीं की जाएगी। लेकिन समंदर की हकीकत यह है कि जंग से पहले हरमज से रोजाना 130 से 140 जहाज गुजरते थे और बुध के दिन सिर्फ 2 जहाज गुजरे। हौसी यम्बे और खलीज अदन में 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा कर रहे हैं। यहां पर ईरान खबरदार कर रहा है कि अमेरिका ने अगर दोबारा हमला किया तो खलीज माली की तेल, बिजली और पानी की तनसीबात भी महफूज नहीं रहेंगी। और ऐन इन्हीं फैसलाकुन घड़ियों में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और सबसे बढ़कर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हरमज वाकई खुलने वाला है या सिर्फ 2 महदूद और आर्जी रास्ते बन रहे हैं। क्या ईरान ने 5 माह की जंग के बाद हरमज में अपना अमली किरदार मनवा लिया है? क्या अमेरिका अमन चाहता है या उसके अहम प्रिसिशन मिसाइल्स पर दबाव बढ़ गया है, यानी कि वो कम हो गए हैं? पाकिस्तान की सियासी, सफारती और फौजी क़यादत सऊदी अरब क्यों गई है? और क्या पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक पुल बन रहा है या फिर पहले से मौजूद जो सऊदी दिफाई कमिटमेंट है उससे जंग के अगले मरहले में खींच सकती है? और इस बहरान की कीमत पाकिस्तान के आम शहरी को कितनी अदा करनी पड़ सकती है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान असलम और आप बरतानिया से देख रहे हैं फरहान असलम अनफिल्टर्ड। आज का ये प्रोग्राम ऑब्वियसली बहुत अहम मौजू के ऊपर है और हम मुआहदे की खबरें सामने देख रहे हैं, लेकिन अभी मुकम्मल मुआहदा नहीं हुआ है और इससे पहले हेडलाइंस और हकीकत के दरमियान जो फ़र्क है उसको समझ लेना बड़ा ज़रूरी है। इस प्रोग्राम के आप तक पहुंचने से पहले तक जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल थी वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है और उस वक्त तक ईरान और ओमान ने मुकम्मल और हतमी मुआहदे का ऐलान नहीं किया है। दोनों ममालिक नए बहरी रास्तों के जोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स पर इस वक्त तक मुत्तफिक हो चुके हैं और ईरानी जो वजारत खारजा के मुताबिक मुश्तरका इलामिया आखिर रिव्यू और ड्राफ्टिंग के मरहले में है। ईरान ने यह इम्कान भी जाहिर किया है कि ऐलान बहुत जल्द सामने आ सकता है, लेकिन रास्ते तय हो जाना और हरमज का महफूज हो जाना 2 अलग बातें हैं। ईरान कहता है कि जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी ख़त्म नहीं करता, आबना हरमज में अदम तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी वजह बरकरार रहेगी। यानी ईरान और ओमान के इत्तफाक के बाद भी अमेरिका का फैसला ज़रूरी होगा। यानी कि फिर शिपिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज तय करेंगी कि नया रास्ता वाकई काबिल इस्तेमाल है या नहीं है और आखिर में असल इम्तिहान समंदर पर होगा कि कितने जहाज एक्चुअली वहां से गुजरते हैं, क्या किसी जहाज को रोका गया है, क्या हमले बंद हो गए हैं और फिर क्या जो इंश्योरेंस कॉस्ट है जहाज़ों पर वो कम होती है। इससे सिर्फ जॉइंट स्टेटमेंट्स को हरमज के मुकम्मल तौर पर खुलने का सबूत हमें नहीं समझना चाहिए। सो असल फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी, असल फैसला समंदर करेगा या आने वाले चंद दिन या चंद घंटे करेंगे, जो इस मामले में बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ पर जो मौजूदा तजवीज़ है उसको मैं आपके सामने पेश करता चलूँ। इसके मुताबिक नए इनबाउंड और आउटबाउंड रूट्स इब्तदाई तौर पर 2 से 4 माह के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक रास्ता ओमान और मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब होगा, जबकि दूसरा ईरानी साहिल के करीब और ईरानी टेरिटोरियल वाटर्स के में से गुजरेगा। लेकिन आबना हरमज का जो दरमियानी हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। इस पर माहिरीन ने यह खदशा जाहिर किया है कि वहाँ मुमकिन तौर पर माइंस या दूसरे जो बहरी ख़तरात हैं मौजूद हो सकते हैं। इसलिए जंग से पहले गुजरने वाले 130 से 140 जहाज़ फौरी तौर पर वापस नहीं आ सकते। 2 महदूद कॉरिडोर्स
इतनी ट्रैफिक संभाल भी नहीं सकते। ऑब्वियसली बहुत छोटी सी जगह दो आप दे रहे हैं, दरमियान का जो मेजर हिस्सा है वो अगर आप यूज़ ही नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर आप ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि इतने सारे जहाज़ इकट्ठे गुजरेंगे। लिहाजा वो एक एक करके ही जहाज़ों को इन महदूद रास्तों से गुजरना होगा। यानी कि मुमकिन डील एक ब्रेक थ्रू ज़रूर होगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर यह आबना हरमज की रीओपनिंग नहीं हो सकती है। ये जंग के दौरान एक महदूद, आर्जी और निगरानी शुदा पैसेज होगा, और अगर किसी एक टैंकर पर भी दोबारा हमला होगा या अमेरिका और ईरान के दरमियान नई झड़प शुरू हो जाती है तो पूरा अरेंजमेंट चंद घंटों में दोबारा टूट सकता है। यहां पर एक बात मैं ये वाज़ेह करता चलूं, मेरे नज़दीक असल लड़ाई इस रास्ते की नहीं है, असल लड़ाई इख्तियार की है। अमेरिका कहता रहा है कि ईरान को दुनिया के सबसे बड़े नहीं बल्कि सबसे अहम जो एनर्जी रूट है उस पर कंट्रोल नहीं दिया जा सकता है। ईरान कहता है कि आबना हरमज उसके साहिल और टेरिटोरियल वाटर से गुजरती है, इसलिए उसे नेविगेशन और सिक्योरिटी मैनेजमेंट से मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता है। मौजूदा तजवीज़ ईरान को खलीज में दाखिल होने वाले जहाज़ों पर मौसर निगरानी दे सकती है। खलीज से बाहर जाने वाली ट्रैफिक और इंस्पेक्शन अभी यहाँ पर इख्तलाफ का मौजू है। असल सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जहाज़ किस लेन से गुजरेगा, असल सवाल ये है कि उसे कौन देखेगा, कौन इन आने और जाने वाले जहाज़ों का इंस्पेक्शन करेगा, कौन उसे रोकेगा और किसके पास से इख्तियार होगा कि किसी जहाज़ को महफूज या वो मशकूक करार दे दे। अमेरिका और इसराइल ने जंग शुरू करते वक्त ईरान की इलाकाई ताकत और आबना हरमज पर उसके दबाव को ख़त्म करने की बात की थी, लेकिन 5 माह के हमलों के बावजूद अमेरिका ईरान की जो जोग्राफी ताकत है उसको तोड़ नहीं पाया है। अगर हतमी डील ईरान को इनबाउंड ट्रैफिक पर हकीकी निगरानी देती है तो तेहरान दुनिया को यकीनन ये पैगाम देगा कि अमेरिका ने हमें आबना हरमज से निकालने के लिए जंग की, मगर आखिरकार अमेरिका को हमारे इस किरदार को तस्लीम करना पड़ा। अमेरिका इसे आर्जी और टेक्निकल अरेंजमेंट कहेगा। ज़ाहिर है अगर ये बात तय हो जाती है तो अपनी खिफत छुपाने के लिए उसे ये कहना ही पड़ेगा, मगर ईरान इसे अपनी स्ट्रेटजिक जो कामयाबी है वो यकीनन करार दे सकता है। यहाँ पर इस मुआहदे का सबसे पेचीदा और जो मसला है, कॉम्प्लिकेटेड इशू है, वो सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, वो पैसा भी है। ईरान कार्गो वैल्यू का 5 से 7% तक वसूल करना चाहता है। ज़ाहिर ऑयल के बहुत बड़े बड़े कार्गोज जाते हैं, सो अगर 5 से 7% आप समझते हैं ये कितनी बड़ी रकम होगी। और ओमान तकरीबन 3% का फार्मूला पेश कर रहा है। अमेरिका किसी लाजमी फीस को कबूल नहीं करना चाहता है। सो ये तीसरी सिनेरियो है। अमेरिका कहता है कमर्शियल शिप्स को ईरानियन परमिट या अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और ईरान मुमकिन अदायगी को टोल की बजाय सर्विस चार्ज करार दे सकता है। कई नाम हो सकते हैं इसके, ये आप इसे कह सकते हैं, ये नेविगेशन असिस्टेंस है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए पैसे इस्तेमाल होंगे या मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ये पैसे इस्तेमाल होंगे। दुनिया की जो 8 बड़ी शिपिंग एसोसिएशंस हैं उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसको ख़त लिखकर जो कंपल्सरी चार्ज हैं उनकी मुखालफत की है। उनका कहना है कि अगर आबना हरमज में लाजमी फ़ीस को कबूल कर लिया जाए तो फिर दूसरी जो आलमी आबी गुज़रगाहें हैं वहाँ पर भी फ़ीस का रास्ता खुल जाएगा, यानी कि ज़ाहिर वो लोग भी फीसें मांगना शुरू कर देंगे और इस इजाफी कीमत का बिल आखिरकार ईरान, ओमान या शिपिंग कंपनीज को नहीं देना है, ये बिल यकीनन आम सारिफ अदा करेगा। मुराद ये है कि ज़ाहिर तेल गुजरेगा तो तेल की कीमत में 5-7% जो भी तय होगी आखिरी मामलात वो ऐड हो जाएंगे। इस तरह से खाने पीने की चीज़ें गुजरती हैं, कोई भी चीज़ वहाँ से गुजरेगी तो वो सब के ऊपर वो जो आप 5-7% कम अज़ कम ऊपर आता है वो ऐड होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये सब जगह पर होना शुरू हो गया आपने हरमज़ के बाद तो आप यकीनन मेरा अंदाज़ा ये है कि 25 से 40% तक चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ी फिगर है। खुसूसन कोविड के बाद से अब तक चीज़ें कोविड से पहले की कीमत पर वापस नहीं आई। मैं बरताने की बात कर रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान का मालूम नहीं है, जहाँ भी आप बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, बट हमारे यहाँ अभी तक उस कीमत पे हम वापस नहीं गए जो कीमतें कोविड के आने से पहले की थी। सो आज का जो मुमकिन मुआहदा है उस पर खुश होने से पहले हमें 17 जून के जो इस्लामाबाद का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको भी याद रखना बड़ा ज़रूरी है। जून का मुआहदा मौजूदा जो अरेंजमेंट था उससे मेरे नज़दीक ज़्यादा वाज़ेह था। इसमें सीज़ फायर, अमरीकी ब्लॉकेड में नरमी और कमर्शियल शिपिंग की बहाली जो है उसकी बेसिक जो बातें थी वो इसमें शामिल की गई थी, मगर इसमें बुनियादी इख्तिलाफ़ात हल नहीं हुए थे। ज़ाहिर है कि 6 माह का वक्त लिया गया था, उसमें कि 6 माह में ये बुनियादी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं ये भी तय कर ली जाएंगी। ईरान एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और चार्जेस चाहता है,
यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उसका उस पे आपने हरमस पे होना चाहिए, उसे पैसे मिलने चाहिए। अमेरिका अनरिस्ट्रिक्टेड नेविगेशन यहाँ पर चाह रहा है आपने हरमस से, और जहाज़ों पर हमले भी मुकम्मल तौर पर नहीं रुके हैं, और सेंक्शन रिलीफ भी ईरान की तवक्को के मुताबिक ताहाल आगे नहीं बढ़ा है। नतीजा ये निकला कि पूरा अरेंजमेंट सिर्फ 3 हफ्तों में टूट गया। सदर ट्रंप मार्च के बाद कई मरतबा हरमज के जल्द खुलने का दावा कर चुके हैं, और हर मरतबा कुछ दिन बाद हमले, नाकाबंदी या सियासी इख्तलाफात सूरत हाल को एक बार फिर खराब कर देती है। इसलिए इस मरतबा कामयाबी का पैमाना सिर्फ जॉइंट स्टेटमेंट नहीं होगा, कामयाबी तब होगी जब हकीकी तौर पर जहाज़ों की तादाद बढ़ेगी, इंश्योरेंस जहाज़ों पर जो इस वक्त जंग की वजह से बढ़ गई है वो कम हो जाएगी, और जो LNG कार्गोज़ हैं और ऑयल कार्गोज़ हैं वो मामूल पर आ जाएंगे, और ये अरेंजमेंट चंद दिनों नहीं बल्कि चंद माह तक कायम रहेगा। क्योंकि ज़ाहिर है हफ्ता 10 दिन 2-4 दिन बाद फिर कोई एक छोटा मोटा अगर मामला हो जाता है तो फिर ये बंद हो जाएगा। इस वक्त जो है वो आबना हरमज़ में समंदर हमें तकरीबन बंद नज़र आता है आबना हरमज़ की सूरत हाल की वजह से, और बुध को जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आबना हरमज़ से सिर्फ 2 जहाज़ गुजरे हैं। एक दिन पहले यहाँ से 8 जहाज़ गुजरे थे, और जंग से पहले ये तादाद रोज़ाना 130 से 140 हुआ करती थी। बाबुल मंदब से भी सिर्फ 1 जहाज़ गुजरा है, यानी कि दुनिया के 2 अहम तरीन मैरीटाइम चोक पॉइंट्स एक ही वक्त में शदीद बहरान का शिकार हैं। हरमज़ पर ईरान का दबाव है, और बाबुल मंदब में हुसियों का दबाव बरकरार है। हुसियों ने दावा किया है कि उन्होंने यम्बे बंदरगाह और खलीज अदन के करीब 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। सऊदी अरब की जानिब से हमें इन मखसूस हमलों की ताहाल कोई तस्दीक नहीं हुई है, इसलिए हमें इन्हें हुसियों का दावा ही कहना चाहिए। लेकिन शिपिंग ट्रैफिक में शदीद कमी ये साबित कर रही है कि जहाज़ों के मालिकान और इंश्योरर खतरे को संजीदगी से ले रहे हैं। सऊदी अरब ने बहरा अहमर, बाबुल मंदब और खलीज अदन में शिपिंग और एनर्जी रूट्स की हिफाजत के लिए मल्टीनेशनल मैरीटाइम कोलिशन बनाने की तजवीज़ भी दी है, और पाकिस्तान इस मंसूबे की हिमायत करने वाले ममालिक में शामिल है। इसलिए मौजूदा सऊदी दौरे में सिर्फ हरमज़ नहीं बल्कि जो रेड सी सिक्योरिटी है ये भी एक अहम मौजू हो सकता है। इसलिए ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की पूरी क़यादत वहाँ पर पहुँची है। यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी है कि तेल $80 से नीचे क्यों आया है। अगर ज़ाहिर है कि बहरान इतना शदीद है तो तेल कीमत इस $80 से जो कि $100 तक पहुँच गई थी, नीचे कैसे पहुँची है। इसका जवाब है कि मार्केट अमन की हकीकत नहीं, अमन के इम्कान की कीमत लगा रही है। स्पेकुलेशन, जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है खबर के ऊपर, एक खबर पे वो नीचे गिर जाती है, सो इसी किस्म के मामलात हमें तेल कीमत के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। ट्रेडर्स को ये उम्मीद है कि ईरान और ओमान का जो एक अरेंजमेंट है ये वहाँ पे शिपिंग लाइन को बहाल कर देगा, यानी कि वहाँ से जहाज़ जो गुजरते हैं आबना हरमज़ से ये कुछ नॉर्मलाइज हो जाएंगे। लेकिन खरीदी ममालिक की जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं अभी जंग से पहले की सतह से तकरीबन 40% कम है, यानी कीमत नीचे आई है, मगर फिजिकल सप्लाई अभी तक मामूल पर नहीं आई है। अगर मुआहिदा कामयाब हुआ, ब्लॉकेड नरम हुई और हमले रुके, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कीमत मज़ीद नीचे आ सकती है। लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए, अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमला किया या हौसियों ने रेड सी रूट मज़ीद बंद किया, तो कीमत चंद घंटों में दोबारा ऊपर जा सकती है। सो ये स्टेबिलिटी नहीं है, ये शदीद जो है आप समझ लीजिए कि एक बिल्कुल ऐसी कैफियत है कि जिसमें आप कोई भी हतमी तौर पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, और ज़रा सी हालात में तब्दीली रेट को कहीं से कहीं ले जा सकती है। वॉल्टाइल है मार्केट बहुत ज़्यादा, अगर एग्जैक्ट लफ्ज़ इंग्लिश का इसके लिए इस्तेमाल करें, उर्दू का मुतबादिल मुझे समझ में नहीं आ रहा था, सो मैंने इंग्लिश का लफ्ज़ जो है वो आपके लिए इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पर एक और सवाल है, क्या अमेरिका के मिसाइल अब कम पड़ रहे हैं? कई दिनों से, बल्कि हफ्ता 10 दिन से हम ये खबर सुन रहे हैं कि अमेरिका के मिसाइलों का स्टॉक खतरनाक हद तक कम हो गया है। सदर ट्रंप कहते हैं कि पेंटागन के पास जो इस वक्त मैसिव अमाउंट्स ऑफ एमिनेशन जो है वो मौजूद है, ट्रंप का ये कहना है, और वो वेपन शॉर्टेज की खबरों को मुस्तरद कर रहे हैं। लेकिन रॉयटर्स की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की जंग में अपने जो दस्तयाब प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल्स हैं उनका ज़ख़ीरा तकरीबन इस्तेमाल कर लिया है, यानी कि उन्होंने तो ख़त्म होने तक की बात भी कर दी है कि तकरीबन यूज़ हो चुका है। अमेरिकी बहरिया अपनी आलमी जो टॉम हॉक स्टॉक पाइल है उसका भी बड़ा हिस्सा ईरान पर इस्तेमाल कर चुकी है, और ये मिसाइल अमेरिका को दूर से टारगेट बनाने की और सलाहियत देते हैं, और ईरानी जो एयर डिफेंस है उससे भी अपने पायलट्स को ये महफूज रखने में, अमेरिकी पायलट्स को ये महफूज
रखने में मदद फराहम करते हैं मिसाइल। अगर ये ज़खायर कम होते हैं तो अगली बड़ी कार्रवाई में अमेरिका को ज़्यादा खतरनाक जो पायलट्स हैं उनको, एक्चुअल पायलट्स को इस मिशन के लिए इस्तेमाल करना पड़ सकता है। यानी कि मिसाइल की बजाय आपको फिजिकली फाइटर जेट्स जो है वो अमेरिका में अब ईरान में भेजने पड़ेंगे। सो अमेरिका को सिर्फ ईरान के लिए असला नहीं चाहिए, उसे चीन, ताइवान, रूस, यूक्रेन और दूसरे मुमकिन बहरानों के लिए भी स्टॉक पाइल्स महफूज रखने हैं। वो एक जगह नहीं कई जगह तो टांग फंसा के बैठा हुआ अमेरिका। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका जंग लड़ने के काबिल नहीं रहा है। अमेरिका भी ईरान से कई गुना बड़ी मिलिट्री पावर है, लेकिन सही बात यह है कि अमेरिका ख़त्म नहीं हुआ है, मगर उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लॉजिस्टिक और ग्लोबल स्टॉक पाइल्स हैं, वो इस वक्त शदीद दबाव का शिकार हैं और यही दबाव सिफारतकारी को पहले से ज़्यादा ज़रूरी बना रहा है अमेरिका के लिए। तो अमेरिका के अंदर भी जंग इस वक्त मकबूल नहीं है और जो रॉयटर्स के मुताबिक जो पोल वहाँ पर हुए अमेरिका में, सिर्फ 35% अमरीकी जो है वो इस जंग की हमें हिमायत करते दिखाई देते हैं और 58% को खदशा है कि जो ऑयल गैसोलीन की प्राइसेस हैं वहाँ पर ये मज़ीद बढ़ जाएंगी और जंग पर कम अज़ कम अब तक 37.5 बिलियन और बाज़ खबरों को बता 39 बिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं और कम अज़ कम 18 अमरीकी फ़ौजी जो अब तक की खबरें हैं उसमें हलाक हो गए हैं। नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस करीब होने की वजह से ज़ाहिर है कि महंगा पेट्रोल, बड़ी जंगी लागत और वाज़ेह फतह करना होना ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा सियासी खतरा है, जहां पर ऑलरेडी उनकी पॉपुलैरिटी कोई बहुत ज़्यादा इस वक्त अरूज पर नहीं है अमेरिका के अंदर भी। एक और अहम सवाल यह है कि पाकिस्तानी क़यादत सऊदी अरब क्यों गई है। ज़ाहिर है कि 4-5 मेन लोग जो है वो सऊदी अरब चले गए हैं। अब पाकिस्तान का जो किरदार है उसकी तरफ आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ जो नाम के वज़ीर दिफ़ा हैं बज़ाहिर, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 6 से 8 अगस्त तक सऊदी अरब के दौरे पर हैं और वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। सरकारी तौर पर बातचीत में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, स्ट्रेटजिक ऑपरेशन और इलाकाई सूरत हाल शामिल है। वो रवायती प्रेस रिलीज जो जारी होती है, लेकिन वक्त की कॉम्पोजिशन बहुत कुछ हमें बताती है। अगर ये सिर्फ रस्मी दौरा होता तो इतनी वसी सियासी, सफारती और फौजी नुमाइंदगी की इसमें ज़रूरत न पड़ती, और अगर ये सिर्फ मिलिट्री कोऑर्डिनेशन होती तो वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी इसमें ज़रूरी ना होती इस वक्त के अंदर। इसलिए मुमकिन एजेंडा में 4 बड़े मामलात शामिल हो सकते हैं मेरे ख्याल में। ईरान अमेरिका जो डिप्लोमेसी है इस वक्त, सऊदी एनर्जी और एयर डिफेंस का मामला है, रेड सी की मैरीटाइम सिक्योरिटी है, और जो पाकिस्तान सऊदी डिफेंस कमिटमेंट्स हैं वो इसमें मैं समझता हूँ कि 4 बुनियादी तौर पर चीज़ें शामिल हो सकती हैं। ये मेरा ज़ाती तज्जिया है, किसी नए फौजी मुआहदे या डिप्लॉयमेंट की अभी हमें कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई है। ज़ाहिर है कि इसके बाद क्या प्रेस में चीज़ सामने आती है उसी से हम बता पाएंगे। असल सवाल नई यकीन दहानी नहीं है बल्कि मौजूदा डिप्लॉयमेंट है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस रिलेशनशिप सिर्फ कागजी वादा नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है कि रॉयटर्स ने मई में ज़राए के हवाले से रिपोर्ट दी थी कि 8,000 पाकिस्तानी फौजी वहाँ पर तैनात हैं, जबकि JF-17 जो थंडर हमारे जहाज़ हैं उनका एक पूरा स्क्वाड्रन वहाँ पर है, ड्रोन्स है वहाँ पर। इसके अलावा HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर तैनात किया गया है, 2 ड्रोन्स का स्क्वाड्रन भी वहाँ पर है। पाकिस्तान और सऊदी हुकूमत ने इस डिप्लॉयमेंट की मुकम्मल तफसीलात की बाज़ाब्ता तस्दीक ताहाल नहीं की है, इसलिए इसे रॉयटर्स के ज़राए पर मबनी रिपोर्ट ही मैं यहाँ पर कहूँगा। लेकिन अगर ये डिप्लॉयमेंट मौजूद है तो आज के दौरे का असल सवाल ये नहीं है कि सऊदी अरब पाकिस्तान से कोई नया वादा चाहता है। असल सवाल ये है कि पहले से मौजूद पाकिस्तानी फौजी, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूदा बहरान में किस हद तक इस्तेमाल हो सकते हैं। जहाँ पे अगर ईरान या हौसी मिसाइल्स सऊदी अरब की तरफ आते हैं तो क्या पाकिस्तानी डिप्लॉयमेंट सिर्फ डिफेंस मॉनिटरिंग तक ही महदूद रहेगी या इसे हकीकी कॉम्बैट ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि मायदा अब तक 100% हमारे सामने नहीं आया है, लिहाजा ये इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। और यही सवाल पाकिस्तान की जो मीडिएशन और डिफेंस पार्टनरशिप को एक दूसरे के सामने ला के खड़ा कर देता है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा कहता है कि दिफा ताल्लुक़ और मीडिएशन अलग अलग स्ट्रीम्स में चल रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जंग में भी दोनों स्ट्रीम्स अलग रह सकती हैं। जाहिर है कि जंग में ज़रा सा मिसकैलकुलेशन जो है वो बहुत डिफरेंट रिजल्ट देती है। जब मिसाइल फ़िज़ा में हो तो मीडिएशन और डिफेंस एक ही बैटल फील्ड में आ मिलते हैं। इसलिए हमें पाकिस्तान को सिर्फ बात नहीं करनी होगी, फैसला भी करना होगा। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान के पास गैर मामूली सिफारती मौक़े मौजूद हैं। वो ईरान से बात कर सकता है, ज़ाहिर है जो बदस्तूर जारी है। सऊदी अरब का दिफाई शराकतकार है पाकिस्तान, और अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक चैनल भी रखता है, और ओमान, कतर, तुर्की और चीन से उसके राब्ते भी मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तानी ताल्लुकात को इस्तेमाल करके आपने हरमज़ में सस्टेनेबल कोई अरेंजमेंट बनवा लेता है
और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात दोबारा शुरू करा देता है तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी होगी। और अगर पाकिस्तान से सिर्फ सऊदी डिफेंस, जंगी डिप्लॉयमेंट या किसी बड़े कन्फ्रंट्रेशन के लिए पॉलिटिकल कवर जो है वो हासिल हो सकता है, हासिल किया जाता है, इस जो अभी दौरा हो रहा है, तो फिर पाकिस्तान पुल नहीं रहेगा। ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान एक फरीक बन जाएगा और किसी दूसरे के बनाए हुए मैदान में पाकिस्तान एक मोहरा बन सकता है। फ़र्क वाज़ेह है कि पुल दोनों किनारों को जोड़ता है, मोहरा किसी और के फैसले पे आगे बढ़ता है। रियाज में होने वाली गुफ्तगू ये फैसला कर सकती है कि पाकिस्तान इन दोनों में से अब क्या बनेगा। और ज़ाहिर है अगर वो स्टेटमेंट में सामने नहीं आएगा तो आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा, ईरानी रद्द-ए-अमल में पता चल जाएगा। अब पाकिस्तान के लिए ये कोई दूर की जंग नहीं है। पाकिस्तान इंपोर्टेड ऑयल और एलएनजी पर शदीद इन्हिसार करता है। तेल महंगा होगा तो ज़ाहिर है कि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, रुपए पर दबाव बढ़ेगा, बिजली, ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्रीज़ की लागत बढ़ेगी, खाने पीने की अशिया महंगी होगी और हुकूमत जो है वो एज़ यूजुअल कीमत आवाम को मुंतकिल कर देगी, बल्कि बाज़ औक़ात तो ज़रूरत से ज़्यादा मुंतकिल कर देती है, या फिर वो अपने रोज़मर्रा खराजात चलाने के लिए मज़ीद कर्ज लेगी। दोनों सूरत हाल में बिल जो है वो एक आम पाकिस्तानी को अदा करना होगा। इसके अलावा लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरब, यूएई, कतर और ओमान में काम करते हैं और अगर एनर्जी इंस्टॉलेशन, पोर्ट्स या शहर भी वहाँ के वसी जंग का निशाना बनते हैं तो मसला सिर्फ रिमिटेंसेस का नहीं होगा, पाकिस्तानियों की जान, मुलाजमत, इवैक्यूएशन भी एक बड़ा बहरान बन सकते हैं। हॉर्मुज़ का महदूद तौर पर खुलना पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि फौरी रिलीफ होगा, लेकिन जब तक जो इंश्योरेंस है, शिपिंग इंश्योरेंस और सप्लाई मामूल पर नहीं आती है, इसे मुकम्मल तौर पर एक आप मुआशी रिलीफ पाकिस्तान के लिए नहीं कह सकते हैं। सो नाज़रीन, मेरा तज्जिया ये है कि हरमज़ का मुमकिना मुआहदा अमन की फतह नहीं है, ये बाहमी मजबूरी का समझौता है। अमेरिका ईरान को शदीद फौजी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन पूरे खलीज को वो तबाही से महफूज नहीं रख सकता है। ईरान अमेरिका को कन्वेंशनल वॉर में शिकस्त नहीं दे सकता है, लेकिन शिपिंग, ऑयल प्राइसेस और गल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जंग की कीमत को नाकाबिले बर्दाश्त बना सकता है। ज़ाहिर जहाँ 37 या 39 बिलियन ऑलरेडी कम से कम लग चुके हैं तो जंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी और अमेरिका माली तौर पर सिचुएशन में नहीं है कि वो एक अनलिमिटेड जंग में दोबारा कूद जाए या जिसकी कोई इख्तिताम नज़र ना आ रहा हो जैसे इस जंग का। सऊदी अरब ईरान को इलाक़ाई फातह के तौर पर नहीं देखना चाहता है, लेकिन वो अपनी रिफाइनरीज और जो वाटर प्लांट्स हैं उन शहरों को भी ईरानी मिसाइल के सामने नहीं रख सकता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफाई शराकतदार है, लेकिन ईरान उसका हमसाया है, इसलिए हर फरीक 20 से ज़्यादा अपने नुकसान को महदूद करने की कोशिश कर रहा है इस करंट सिनेरियो के अंदर। अगर हतमी डील ईरान को इनबाउंड ट्रैफिक की निगरानी या कोई इंतजामी किरदार देती है तो ये ईरान की मुकम्मल फतह नहीं होगी, लेकिन ये अमेरिका के उस पुराने मौक़िफ़ से वाज़ेह तौर पर पसपाई होगी कि ईरान को हरमुज़ में कोई किरदार नहीं दिया जाएगा। 5 माह की जंग के बाद अमेरिका ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक लिवरेज जो है वो ख़त्म नहीं कर सका है और ईरान ने साबित कर दिया है कि वो हरमुज़ बंद करके आलमी मईशत को शदीद दबाव में ला सकता है। लेकिन असल कामयाबी किसी विक्ट्री स्पीच से नहीं होगी, असल कामयाबी तब होगी जब रोज़ाना 2 नहीं बल्कि 130 जहाज़ कम से कम आपने हरमुज़ से गुजरे, इंश्योरेंस की वैल्यू जहाज़ों पर कम हो, एलएनजी कार्गो ऑयल की शिपमेंट से मामूल पर आ जाएं, अमरीकी ब्लॉकेड ख़त्म हो जाए, हौसी जो शिपिंग अटैक्स कर रहे हैं वो रुक जाएं और ईरान और अमेरिका कई माह तक एक दूसरे पर हमला ना करें। इससे पहले हरमुज़ मुकम्मल तौर पर खुला नहीं होगा, सिर्फ एक आरजी दरवाज़ा बनाया गया है मेरे नज़दीक जो किसी लम्हे भी बंद हो सकता है और एक मामूली सा झटका या जंग की एक मामूली सी तब्दीली भी इस सारे मुआहदे को ख़त्म कर सकती है। सो नाज़रीन, आज दुनिया एक फैसलाकुन मोड़ पर खड़ी है। ईरान और ओमान हरमुज़ के नक्शे पर नई लाइन्स बना रहे हैं। अमेरिका ईरान का कंट्रोल और कंपल्सरी फीस कबूल करने से इनकार कर रहा है। ईरान कहता है कि अमेरिकी ब्लॉकेड के खात्मे के बगैर अब हरमुज़ महफूज नहीं होगी और हौसी सऊदी टैंकर्स पर हमलों का दावा कर रहे हैं। अमेरिकी मिसाइल स्टॉक जो है वो शदीद दबाव की उस पर खबरें सामने आ रही हैं और पाकिस्तान की सियासी सफारती फ़ौजी क़यादत इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है। अब सवाल आपसे है कि क्या ईरान ने आपने हरमुज़ को बंद करके अमेरिका को अपनी शराइत के करीब आने पर मजबूर कर दिया है और क्या अमेरिका वाकई अमन चाहता है या अपने जंगी ज़खायर को दोबारा मजबूत करने के लिए वो सिर्फ टाइम बाइंग कर रहा है, वक्त हासिल कर रहा है? क्या पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक कामयाब पुल बन सकता है या उसके सऊदी दिफाई कमिटमेंट्स उसे एक ऐसी जंग में खींच सकते हैं जिस पर पाकिस्तान का
कोई कंट्रोल नहीं होगा। और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या हरमज़ का ये मुआहदा जंग ख़त्म करने की पहली सीढ़ी है या अगली फौजी कार्रवाई से पहले चंद जहाज़ गुजारने का एक आर्जी इंतज़ाम। अपनी राय वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे फरहान इस्लाम अनफिल्टर्ड। मैं हूँ फरहान इस्लाम, गुज़श्ता 30 बरस से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हूँ, बरतानिया में रहता हूँ। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और अक़रबा के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द मैं एक और प्रोग्राम के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।